हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2021 की जो भी जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आपका अगर आने वाले शिफ्ट में कभी एग्जाम है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप इसको देख कर जाए, पूरा वीडियो लास्ट तक देख कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो देखिए, जो उज्ज्वला योजना है ये वर्ष 2016 में चलाई गई थी और ये एलपीजी जो सिलेंडर है उनके वितरण से संबंधित है। इसमें देखिए, इसमें जो भी बीपीएल वाले सदस्य हैं उनको मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर सब्सिडाइज्ड करके दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इससे अगर मिलती जुलती स्कीम की बात करें, उजाला, तो ये देखिए एलईडी बल्ब से संबंधित है। ठीक है, उजाला की अगर बात करें तो ये एलईडी बल्ब वितरण से और जो बिजली कंपनियां हैं उनके बढ़ते कर्ज से संबंधित है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्टिस एस ए बोबडे से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जान लेते हैं। एस ए बोबडे का पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे। और इनसे पहले अगर बात करें तो इनसे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, और ये असम से आते थे। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कि इससे पहले अगर सीजीआई को मिलाकर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उनमें टोटल जजेस की संख्या कितनी थी? 31। लेकिन वर्ष 2020 में इसको बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 34। ठीक है, 34 जजेस हैं, जिसमें 33 जजेस है प्लस एक सीजीआई है। ठीक, तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो देखिए, ये मीरा कुमार जी थी और ये कांग्रेस के सपोर्ट से जो है स्पीकर बनी थी। ठीक है, तो ये पहली महिला स्पीकर थी, इनको याद रखिएगा, मीरा कुमारी जी। उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो अगर सर्च इंजन की मैं बात करूं तो देखिए, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, उसके बाद अगर करें तो एमएसएन सर्च इंजन है, उसके बाद अगर बात करें तो बिंग सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये सारे कुछ सर्च इंजन हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीवायरस की, एक्चुअली इसमें एक एंटीवायरस दिया हुआ था, एंटीवायरस का नाम। तो यहाँ पर एंटीवायरस देखें तो एमसीएफई एंटीवायरस है, और उसके बाद देखें तो नॉर्टन एंटीवायरस है, और फिर अगर देखें तो एवीजी एंटीवायरस है, अवास्ट एंटीवायरस है, K7 एंटीवायरस है। और उसके बाद अगर देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो देखिए विंडोज 10 है, 8 है, विंडोज 7 है, विंडोज विस्टा है, लाइनिक्स है, एक्सपी है, यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट ब्राउजर की, तो इंटरनेट ब्राउजर में देखिए कौन कौन से आएंगे, मोजिल्ला है, उसके बाद अगर बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर देखिए क्रोम है, फिर नेटस्केप नेविगेटर है। ठीक है, ये सब कुछ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस के पॉसिबल आंसर्स हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं चंद्रयान कहां से लॉन्च किया गया था। तो देखिए, चंद्रयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश के पास एक आइलैंड है, ये ओडिशा में पड़ता है। उसके बाद देखिए, अगर लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च डेट इसकी 22 जुलाई 2019 है। ठीक है, और जैसा आप सभी को पता होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ इसको भारत को शोहरत मिली थी। ठीक है, काफी ज्यादा भारत को शोहरत मिली थी और काफी हद तक ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा था, और लास्ट मिनट में जाकर ये थोड़ा सा फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहा, और लास्ट के कुछ 2 या 3 मीटर से पहले यहाँ पर एक्सप्लोर हो गया था, सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, अगर श्रीहरिकोटा की बात करें तो जैसा मैंने आपको ये बताया, ये आंध्र प्रदेश के पास है, एक आइलैंड के पास।
ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास है और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा है और देखिए छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ठीक है, ये सारे, और तमिलनाडु है, ये सारे आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए राज्य हैं। और इसकी डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो देखिए वर्ष 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इन दोनों को वर्ष 1921 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया था, उत्खनन किया गया था, जिसमें अगर अलग अलग हम देखें तो हड़प्पा का राखलदास बनर्जी, और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो को दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में, उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये एक अंग्रेज थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर, इन्होंने इसको उत्खनित करवाया था, इनकी देखरेख में उत्खनित हुआ था, ठीक है। और ये साइट देखिए, ये ताम्रकालिक है, ठीक है, साइट्स है ये चालकोलिथिक एज की, ठीक है, चालकोलिथिक एज की ये साइट्स हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं दुनिया का सबसे पहला मानव महिला रोबोट कौन सा था? तो अगर इसकी बात हम लोग करें तो सोफिया नाम का जो रोबोट था ये पहली मानव महिला रोबोट थी, और इसको कई देशों की नागरिकता भी हासिल, अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरब ने इसको अपनी सिटीजनशिप भी प्रदान की थी, तो इस चीज को याद रखिएगा। 2018 में अनवील किया गया था सोफिया को। उसके बाद देखते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो देखिए नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। इससे पहले NH7 था जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, लेकिन अब नए नाम बदलने के बाद नेशनल हाईवे 44 हो गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? देखिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्ट को मेजर करने के लिए किया जाता है। वोल्ट होता क्या है? एक्चुअली ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्ट कहते हैं, हिंदी में इसे विभवांतर कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो विभवांतर को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस पेंटिंग में कृष्ण का चित्र है? तो देखिए बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और वो बिहार की पेंटिंग है। जी हाँ, नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जिले में जगह है, वहां पर ये पेंटिंग है, दीवालों वगैरह पे की जाती है, और यहाँ पर कृष्णा की फोटो डिपिक्ट की जाती है इस पेंटिंग में, ठीक है। आप बिहार जाएंगे तो बिहार रेलवे स्टेशन या हर जगह पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, बिहार की पहचान है। उसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनाइटेड नेशन यूएनयू की अगर बात करें तो टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। और अभी आपको बता दें कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान को पहला स्थान मिला है, ठीक है, पहला स्थान मिला, अभी हाल ही में रिलीज हुआ, तो ये भी आप देख के जाइएगा। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पर मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया है। उसके बाद आगे देखते हैं, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? ये शहर नहीं है, एक्चुअली ये शहर है। तो मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए हैदराबाद है, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है, निजाम का शहर भी कहा जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, हैदराबाद, और हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। और इसका देखिए प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम है भाग्यनगर। तो ये सारी चीजें देखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये एक्चुअली ये ऐसे लिखा जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए इनकी क्षमादान जो है वो आर्टिकल 72 में है, ठीक है, आर्टिकल 72 में है। गवर्नर की किस में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं GSLV Mk3 को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका नाम अभी हाल ही में बाहुबली रखा गया है, अका मसलमैन, ठीक है, बाहुबली इसका नाम रखा गया है GSLV Mk3, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए जनसंख्या का जो सिद्धांत था वो माल्थूस ने दिया था और इन्होंने कहा था कि देखिए जैसे पॉपुलेशन है और ये रिसोर्स है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो AP में बढ़ती है और जो रिसोर्स है वो दुगना में बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आज 8 जनसंख्या है तो फिर ये 16 हो जाएगी, उसके बाद अगले कुछ वर्षों में 32 होगी, फिर ये 32 के बाद 64 हो जाएगी और उसके बाद अगर देखें तो 128 हो जाएगी। लेकिन रिसोर्स अगर 8 थे तो ये फिर 16 होंगे, उसके बाद फिर ये 24 होगा, उसके बाद 32 होगा और उसके बाद अगर देखा जाए तो 40 होगा। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो यही कहा था कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो रिसोर्स के साथ ये मीट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम देखें तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इन 3 सालों तक जो है रिसोर्स मीट कर पा रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, लेकिन यहां पर देखिए दुगना से ज्यादा का अंतर आ गया, ठीक है, यहां दुगना से ज्यादा का अंतर आ गया, यहां तो 3 गुना से ज्यादा का अंतर आ गया। तो इसीलिए पॉपुलेशन को लिमिट किया जाना जरूरी है और पॉपुलेशन रिसोर्सेज पे दबाव डालता है, ये सारी थ्योरी दी थी माल्थूस ने। तो इस चीज को याद रखिएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर VCC, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर VECC, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। देखिए ये है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है, इसको भी याद रख लीजिएगा, इसके हेडक्वार्टर ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है CuSO4.12H2O, ठीक है, .12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर वगैरह में जब कहीं टूट फूट जाते हैं शरीर के अंग तो प्लास्टर वगैरह का निर्माण करने में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस मंत्रालय की है। तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उद्यमशीलता मंत्रालय की एक स्कीम है। इसमें स्टार्टअप जो होते हैं जो अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज पर छूट, लोन्स और अन्य सहायता मुहैया कराई जाती है इन सारी चीजों के लिए, ताकि वो एक नया स्टार्टअप कर पाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। उसके बाद अगले देखते हैं गिफिन वस्तुएं कौन सी हैं। तो देखिए अगर गिफिन वस्तुएं की बात करें तो थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए वैसे क्या होता है कि डिमांड और प्राइस, जैसे ये डिमांड है और ये प्राइस है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक, डिमांड के साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन जो गिफिन गुड्स होते हैं, ठीक है, गिफिन गुड्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि डिमांड जितना भी बढ़ेगी, ठीक है, तो उसमें ठीक इसके उल्टा होता है, जितना डिमांड बढ़ेगी उतना ही प्राइसेस के दाम बढ़ते जाएंगे और यहां पर घटते जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। जैसे कि अगर गिफिन गुड्स की बात करें तो जैसे एप्पल का फोन हो गया, आप देखिए कि मतलब नया प्रोडक्ट आता है, लोगों में डिमांड भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस नहीं घटता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये लग्जर गुड्स के लिए होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं राउरकेला बोकारो भिलाई प्लांट किसके लिए है। तो देखिए ये स्टील के लिए है, ठीक है, ये स्टील के लिए है, स्टील प्लांट्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था। तो सरकार ने देखिए निर्यात मित्र लॉन्च किया था, सरकार ने निर्यात मित्र नाम का ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और चैनल के आंसर्स को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। आप ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, यहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।